नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो और विद्यापति दोनों ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बन चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म लगभग 1255 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। इनका एक अन्य नाम भी है अब्दुल हसन, इससे भी प्रश्न बन चुका है। और आदिकालीन अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदिकाल का जो समय रहा है वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहा हुआ है। तो आदिकाल यानी 14वीं शताब्दी में अंत हो जाता है आदिकाल का, तो उसी समय के ये महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में खड़ी बोली की प्रधानता है। निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य हैं। अलाउद्दीन के दरबारी कवि हैं, मतलब कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। संत नामदेव, जिनका जन्म लगभग 1270 ईस्वी और मृत्यु 1350 ईस्वी के समकालीन थे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को हिंदी की तूती कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, अक्सर परीक्षा में बन चुकी है। कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं जो अमीर खुसरो से संबंधित हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि पहेलियों, मुकरियों व सुखनों के द्वारा खुसरो ने कौतूहल और विनोद की सृष्टि भी की। अमीर खुसरो की रचनाओं की अगर बात की जाए तो खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ व सुखने, जवाहरे खुसरवी और खालिक वारी, ये अमीर खुसरो की रचनाएँ हैं। और जैसे कि अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, अन्य कवियों ने भी पहेलियों की रचना की। तो जो पहेलियाँ होती हैं वो पहेलियों में संस्कृत के दो रूप माने गए हैं। प्रश्न बन सकता है, पहला जो है वो अंतरलापिका और दूसरा बहिर्लापिका, दो रूप हैं पहेलियों के, जिनमें हम लोग समझ लेते हैं कि अंतरलापिका किसे कहते हैं और बहिर्लापिका। अंतरलापिका यानी कि जिनके उत्तर पहेलियों में हो, ठीक है, यानी कि पहेलियों को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत हो कि मतलब ऐसा सामने से दिख जाता है कि पहेलियों में ही उनका उत्तर छिपा हुआ है। और बहिर्लापिका मतलब कि वो उत्तर जो है पहेलियों से बाहर हो, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हाड़ की देही उज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, वाका सर क्यों काट लिया। ये उदाहरण है और इसका जो उत्तर है वो नाखून, आप लोग देख सकते हैं नाखून। इसका जो मतलब ये जो है ये अंतरलापिका पहेली है। अब हम लोग इसका जो अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि हाड़ की देही, हाड़ मतलब होता है हड्डी, देह मतलब शरीर। हाड़ का जो शरीर है उज रंग मतलब उजला रंग, ठीक है, उजला रंग मतलब सफ़ेद रंग, गोरा रंग। लिपटा रहे नारी के संग, सॉरी यहाँ गोरा रंग से नहीं मतलब होगा। हाड़ की देह यानी कि हड्डी का वो एक देह है, शरीर है। उज रंग यानी कि सफ़ेद रंग का है। लिपटा रहे नारी के संग, और यहाँ पे नारी से मतलब है शरीर, यानी वो शरीर से लिपटा रहता है, यानी कि एक अंग है शरीर का। चोरी की ना खून किया, यानी कि उसने चोरी भी नहीं की है और उसने खून भी नहीं किया। वाका सर क्यों काट लिया, फिर भी उसका सर काट लिया जाता है। इसका आंसर होगा नाखून। मतलब कि जो नाखून होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और हड्डी, हमको मालूम ही है कि नाखून मतलब एक हड्डी, एक प्रकार की हड्डी ही है और ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये मतलब इसका कोई कसूर नहीं होता है, मतलब चोरी नहीं किया है, ना ही खून किया है, फिर भी उसको हम लोग काट देते हैं। तो जो नाखून है वो शब्द जो है इस पहेली में दिख रहा है। इस तरह से ये अंतरलापिका पहेली हुई। बहिर्लापिका पहेली का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले रे तू मेरे पूत, बिना परों के वह उड़ गया, बांध गले में सूत। इसका जो उत्तर होगा वो होगा पतंग। आप लोग देख सकते हैं पतंग पूरी पहेली में कहीं नहीं है। इस तरह से ये जो पहेली है ये बहिर्लापिका है क्योंकि बाहर से इसका उत्तर हमें मिल रहा है। आसान सी पहेली है, कोई भी मतलब इसका उत्तर बता सकता है। अब हम लोग मुकरियाँ देख लेते हैं। मुकरियाँ क्या होता है? मुकरियाँ का मतलब होता है किसी बात को कहकर मुकर जाना, यानी कि नकर जाना, ना बोल देना।
तो ये भी पहेली की तरह ही होता है, लेकिन इसको मुकरियाँ कहते हैं, यानी कि मुकरना ना बोल देना। जैसे कि वो आवे तो शादी होए, उस बिन, जैसे मतलब दो सखी हैं, एक सखी कह रही कि वो आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। हाँ, तो दूसरी सखी तुरंत बोलती है कि ए सखी साजन, मतलब साजन आएंगे तो शादी होगी, और उन बिन साजन के बिना और कोई दूजा नहीं होता है, और उनकी बोली जो होती है वो मीठी लगती है। तो जो प्रश्न पूछती है वो कहती है नहीं सखी, वो इसका मतलब होता है ढोल, क्योंकि शादी ढोल बजते हैं तो शादी होती है, और ढोल के जैसा और कुछ नहीं है। और मीठे जब ढोल बजता है तो उसका जो आवाज़ होती है वो मीठी होती है। इस तरह मतलब कहती है वो, मतलब यहाँ पे दोनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन वो जो पहली जो सखी होती है वो जो प्रश्न करती है वो कहकर मुकर जाती है, न कर जाती है। यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये उदाहरण लिखा है। अब हम लोग सुखने देख लेते हैं। तो सुखने जो अमीर खुसरो ने जो लिखे थे उसका उदाहरण है कि पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों, यानी कि फेना नहीं था इसलिए पान सड़ गया। फेना मतलब होता है चूना कह सकते हैं। तो जो चूना नहीं था तो पान सड़ गया और घोड़ा जो है वो अड़ गया। फिर है ब्राह्मण प्यासा क्यों गधा उदासा क्यों, लोटा न था, यानी ब्राह्मण प्यासा क्यों था, लोटा नहीं था इसलिए वो कुएं से पानी नहीं निकाल पाया, तो इसलिए ब्राह्मण प्यासा रह गया। और गधा उदासा क्यों था, क्योंकि वो लोटा यानी कि लेटने से संबंधित हुआ, यानी कि गधा लेट नहीं सका इसलिए वो उदास था, मतलब दिन भर वो काम करता रह गया, खाली नहीं था इसलिए वो उदास था। अब हम लोग विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनकी मृत्यु का जो समय है उसमें मतभेद है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बन चुका है। अन्य नाम से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये किसके कारण कहा जाता है, पदावली के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पदावली, और पदावली जो है मैथिली भाषा में मतलब रचित है, इसलिए इन्हें विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अन्य नाम इनके कवि शेखर, अभिनव और जयदेव की भी उपाधि इनको दी गई है। मूलतः ये श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं, माने इनकी रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता है। चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं 3 तरह की हैं, यानी कि संस्कृत की रचनाएं, अवहट्ठ की और मैथिली की। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत की रचनाएं देख लेते हैं। संस्कृत की इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। सौव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, दुर्गा भक्त तरिंगिणी और विभाग सार। ये जो रचनाएं हैं 8 रचनाएं, ये संस्कृत की रचनाएं हैं, संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं विद्यापति जी की। फिर अवहट्ठ की रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इनकी श्रेणियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस श्रेणी में आती है। तो ये संस्कृत भाषा में 8 रचनाएं, और अवहट्ठ में 2 रचनाएं, और मैथिली में जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वो है पदावली। पदावली जो रचना है वो कृष्ण भक्ति काव्य की रचना है, यानी कि कृष्ण भक्ति के पद इसमें अत्यधिक मात्रा में है। फिर है असुर कीर्ति का आधार, यानी कि किन रचनाओं के माध्यम से विद्यापति जी की प्रसिद्धि हुई। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं रचनाओं को असुर कीर्ति का आधार माना गया है। पदावली जो रचना है विद्यापति की, पदावली यानी विद्यापति की रचना, गीत गोविंद जयदेव की और सूर सागर सूरदास जी की रचना, ये तीनों ही रचनाएं एक ही कोटि की रचनाएं मानी गई हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार जो क्रम उन्होंने लगाया है राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की रचनाओं का, उसको देख लेते हैं। यानी कि कीर्तिलता, सबसे पहले उन्होंने कीर्तिलता को रखा है, फिर भू परिक्रमा जो संस्कृत की रचना है, फिर पुरुष परीक्षा ये भी संस्कृत की रचित रचना है, फिर है कीर्ति पताका। इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति की रचनाओं का क्रम लगाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के प्रति या फिर वीडियो के प्रति कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।